हमारा विरोध मुस्लिम समाज से नहीं है। मुस्लिम समाज में आपने किस मानसिकता को जन्म दे रखा है? आपने दर्जनों नेताओं को सुना होगा कि लाल किला मेरे बाप ने बनाया, कुतुब मीनार मेरे बाप ने बनाई। किसी क्रिश्चियन से आपने सुना कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप ने बनाया, पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनाया, इंडिया गेट मेरे बाप ने बनाया? कोई क्रिश्चियन अपने को कर्जन, डलहौजी, डफरिन, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव या माउंटबेटन से नहीं जोड़ता, तो कोई समाज अपने को बाबर, तुगलक, औरंगजेब से क्यों जोड़ता भाई? हमें तो उस मानसिकता को कंट्रोल करना चाहिए था। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम शायद दुनिया के इकलौते देश होंगे जिसके राष्ट्रीय राजधानी का जो केंद्र है वो इंडिया गेट के आसपास है, और सब विदेशी लुटेरों के नाम पे आज भी सड़कें हमने एक बदलने की कोशिश की थी तो कितना हो अल्लाह मचा था। आपको औरंगजेब के नाम की रोड मिलेगी, तुगलक के नाम की रोड मिलेगी, बाबर के नाम की रोड है, हुमायूं के नाम की रोड है, शाहजहां के नाम की रोड है। और मैं एक और बात कहूं भारत के मुसलमानों से, मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानी और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। मतलब जिन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो आज अपने को उसके साथ जोड़ने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दास्ता नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में हम नहीं, हम उदाहरण बताना चाहते हैं। देश आजाद हुआ, कितने बड़े बड़े मुस्लिम फनकार और कलाकार, उनको हिंदू नाम रखने में शर्म नहीं थी भाई। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत, कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन ही नहीं था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। किसने लिखा? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। गाया किसने? मोहम्मद रफी ने। आज तीनों खिलाफ फतवा जारी हो जाता, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। आज ये देश सेकुलर हो गया। मगर अफसोस कि हम वो सारी परंपरा भूल गए और हम आज कट्टरपंथियों के साथ जुड़ गए। इसलिए मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए, इस सेकुलर राजनीति ने आपको भी किन महान परंपराओं से हटाया। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ कोई मुस्लिम नहीं अपने को जोड़ता। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, उसके साथ नहीं जोड़ता। वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता। अशफाक उल्लाह खां के साथ नहीं जोड़ता। सैयद इब्राहिम रसखान, महान कृष्ण भक्त कवि, उनके साथ नहीं जोड़ता। आलम शेख, महान कृष्ण भक्त के कवि, उनके साथ नहीं जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी। समस्या इस जहनियत में है, समस्या हिंदू मुसलमान में नहीं है। सुधांशु जी, आप खुद गीता पाठ करते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं। तो गीता में से एक रेफरेंस मुझे ये मिला, मैं वो श्लोक पढ़ के आपके सामने रख दूं। अज्ञश्चा श्रद्धा नश्य च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ते ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसका अर्थ ये है कि जो संशय करता है, जो संशय में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। लेकिन आज तो आपकी पूरी की पूरी सरकार के लिए एक संशय सा पैदा हो गया है विपक्ष के मन में। प्रियंका गांधी जब सदन में बोलती हैं तो कहती हैं कि कायर बहुत दिनों तक इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे, ये देश बहुत दिनों तक कायरों के हाथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, मगर शायद प्रियंका जी ने स्वयं नहीं पढ़ा है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2000 साल तक विदेशी आक्रमण झेल कर भी बचे रहे। इसलिए नहीं बचे रहे कि जो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, छापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। हम वीर थे, लड़ने वाले थे, और जवाब कैसे कैसे देते थे इसका उदाहरण भरा पड़ा है दुनिया के इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था, आज से 2400 साल पहले, वहां से लेके विक्रमादित्य ने शकों को हराया, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने हूणों को हराया, बप्पा रावल ने अरबों को हराया। बप्पा रावल ने जो तुर्कों को हराया, तो अरबों को हराया था, तो फिर अरब कभी यहां पे लौट के नहीं आए। ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का राजा था, कितनी दूर तक उसने सेंट्रल एशिया, आज का बहुत सारा चाइना, तिब्बत का एरिया। मगर अफसोस हमें क्या पढ़ाया गया? हमें हारने का इतिहास पढ़ाया गया, हमें जीतने का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हेमू ने जो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर से हारा, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक 19 लड़ाइयां जीती, 19 में से एक का इतिहास आपने नहीं पढ़ा, हारने वाली लड़ाई। अभी आपने देखा होगा ना, बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भारत के इतिहास के नहीं दुनिया की हिस्ट्री के सबसे सफल जनरल्स में से एक। 40 लड़ाइयां लड़ी और 40 की 40 जीती, एक भी नहीं हारे। फिल्म में क्या प्रेजेंटेशन है? बेबस मजनू। सोचिए कि टोटल इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट किस ढंग से प्रेजेंट करता था। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी तो उसी विचारधारा की है ना, जो अंग्रेजों से प्रेरणा लेते थे, जो अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। उनको भारतीयता के शौर्य और गर्व का कहां अनुभूति है? उनके लिए तो भारत डरा हुआ रहना चाहिए। क्यों? आपको याद है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी, तो ये लोग कोर्ट गए थे बहुत से लोग कि उसके ऊपर जो शेर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं,
इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, मगर जब से एक शेर आके बैठ गया है, भारत माता का शेर दिल्ली में आके, तब से जितने भारत विरोधी हैं उनके मन में डर आने लगा है। यह बात सहज स्वाभाविक रूप से समझी जा सकती है। लेकिन वो तो ये भी कह रही हैं कि ये देश डर से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश साहस से चलेगा। वो साहस की भी बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही, साहस किसका, डर किसका, मैं याद दिलाना चाहता हूं करीब 12-15 साल पहले की एक फिल्म है वेडनेसडे, नसीरुद्दीन शाह की। उसमें एक डायलॉग है कि आज जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो हर 2 घंटे के बाद उसकी पत्नी उससे फोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं। कि हाँ, वो ये नहीं जानना चाहती हर घंटे 2 घंटे के बाद कि चाय पिया, खाना खाया कि नहीं, वो ये जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि ये वो दौर था जब इस देश में कहां धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, पटना में, गया में, हैदराबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, पुणे में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, एक ऐसा इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, बस स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, किसी चीज में धमाका हो सकता है। तब प्रियंका गांधी जी को डर नहीं लगता था। अब वो चीजें समाप्त हो गई, अब डर लगने लगा है। तब भारत डरा हुआ था, अब भारत स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। अब भारत विरोधी शक्तियां डरी हुई हैं। ये अंतर आया है अब और तब के बाद। ये क्यों बयान आते हैं, उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य ये है कि आज की तारीख में आपकी पार्टी के तमाम नेता सीधे सीधे विपक्ष को देशद्रोही की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इसी चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया, नेहरू की तारीफ की और आगे क्या लिखा कि मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। क्यों नहीं उन्होंने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं बोलने वाले। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे राहुल गांधी जी की तारीफ की। आर्टिकल 370 के बाद जो पाकिस्तान ने शिकायत करने का प्रयास किया, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट किया। आप कल्पना कर सकते हैं, इंदिरा जी का ग्रैंडसन और पाकिस्तान उसको कोट कर रहा है। ये तो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, जो जाकर विदेश में कहें कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। तो उनसे पूछा गया जुडिशरी, यस एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। मगर ये विचार कहां से प्रेरित है? उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने क्या बोला, जब उनसे पूछा गया कि आपका अलायंस तो मुस्लिम लीग से भी है, तो उन्होंने जो बोला वो इसी तेवर में बोला, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। यही बोला था ना। और इसी तेवर में मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इसका मतलब। क्या यह महज संयोग है कि पिछले 3 साल से जब जब संसद का सत्र शुरू होता है, यह विदेश में कोई भारत विरोधी खबर छपती है? अभी आइए आप 25 नवंबर, इसी 25 नवंबर को भारत का संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 नवंबर को यूएस कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट। अब आइए साहब, अगस्त में मानसून सत्र था, उसी अगस्त में 9 या 10 अगस्त को सेबी के खिलाफ रिपोर्ट। अब आप आइए 30 जनवरी 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। 30 जनवरी को संसद का सत्र शुरू होता है, जाके डेट चेक कर लीजिएगा। 17 जनवरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के खिलाफ। अब आप आइए 19 जुलाई 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 18 जुलाई को मणिपुर का वीडियो। अब आइए 2022 में 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट और 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और पीछे जाइए 29 या 30 जनवरी 2021 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 3 फरवरी 2021 को फार्मर्स की रिपोर्ट। और रिपोर्ट उधर से आती है और इधर से हल्ला मचाया जाता है। अब आप खुद समझ लीजिए, इतने सारे सीक्वेंस ये सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? एक रिपोर्ट तो आप भी लेकर आ गए सोरोस पर। सोरोस हम नहीं लाए, सोरोस ने तो एलानिया कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कोई भारत के इतिहास में कोई ऐसा चुनाव बताइए जब किसी विदेश में बैठे हुए पैसे वाले व्यक्ति, लोग बहुत कहते हैं ना कि वो पूंजीपति, अरे पूंजीपतियों का पूंजीपति बोल रहा है और पूंजी का अमाउंट बता के बोल रहा है मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब बहुत साफ बात थी, इतनी बातें वो कह रहे हैं, एक लाइन में बोलना चाहिए ना कि सोनिया गांधी जी उस फोरम की को प्रेसिडेंट हैं या नहीं, बात खत्म हो जाती। राहुल गांधी की यात्रा में चलने वाले सलिल शेट्टी सोरस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, सोरस ऑर्गेनाइजेशन के हैं या नहीं, सीधे बोल देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। ये जो आरोप प्रत्यारोप आपके और विपक्ष के बीच में है, इससे इतर जो आपने पहले इससे बात कही और आपने ये कहा कि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि आप हिंदुत्व,
सनातन, महाकुंभ, प्रयागराज, आप ये सब बात करते हैं, आप दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। इस हिंदुत्व सनातन के नैरेटिव को पिछले 10 सालों में इतना ताकतवर और इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम नैरेटिव खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये भारत की पहचान है। अभी कुंभ